हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएमयू एकेडमी। तो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे आज। ओके। इससे पहले हम रिफॉर्म मूवमेंट्स तक पढ़ चुके हैं, उनके लीडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा नेशनलिज्म का पार्ट होगा। एक्चुअली इसमें टाइम भी लगा है। इसका रीज़न ये भी है कि मैं इसे कंबाइन करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि नेशनलिज्म के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप इकट्ठा अगर करवाने की कोशिश करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका वो बेस बन पाएगा। तो आई ट्राइड लेकिन यहाँ पे आज जो हम करने वाले वो बेस होगा एक तरह से नेशनलिज्म का, कि कहाँ से आपका एक नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट जो शुरू होता है उसका बेस क्या था। जैसे हमने 1857 का पढ़ा था, उसका बेस हमने सिविल अपराइजिंग से बनाया था। तो इसी तरह से जो नेशनल मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था, ये एक नेक्स्ट फेज़ है आपकी मॉडर्न इंडिया की। आज तक की जो इंडिया हिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे नेशनलिज्म को लेके, आपको समझ आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है, आप नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप ठीक है, बुक्स आपके पास है, नो डाउट बहुत बुक्स है हिस्ट्री की। एंड अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना के आपको पीडीएफ भी दे दूँगी। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो आप आज तक पढ़ते आए, आपको पता है नेशनलिज्म का, नेशनल मूवमेंट्स का, और आप पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या वो चीज़ आपको क्लियर है? ओके, तो उसको क्लियर करने की कोशिश मैं करती हूँ यहाँ पे, और मैंने की है। मे बी समहाउ वो क्लियर हो पाए। ओके, अगर स्टिल कोई डाउट रहता है आप पूछिए, प्लीज़ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए ताकि मेरा भी ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि बहुत है कवर करने के लिए एंड टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत पास में है। एंड मैं सोच रही हूँ कि ये कवर करवा के आपका जो रिवीजन पार्ट है वो भी करवा दूँ, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो इससे पहले का रिफॉर्म मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, उसका भी अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रहता है आपका, मेनली यूपीएससी या एसएससी में अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के, एसएससी की भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, कुछ टॉपिक रह जाएंगे, तो वो हम कवर कर लेंगे। क्लियर? हाँ, पिछला जो हमने कवर किया उसमें एक हमारा वुड डिस्पैच का रह गया, एक दो चीज़ें रह गई, बट एक्चुअली कुछ चीज़ें बीच बीच में ना करने का रीज़न ये भी है कि वो हम लास्ट में इकट्ठी हम वो चीज़ कर सके। जैसे हमने रिवोल्ट इकट्ठे, जो अपराइजिंग थी, ओके, जो मूवमेंट्स थे वो एक साथ पढ़े थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम एक साथ कवर करेंगे आपको एक तरह से लिस्ट या टेबल के ज़रिए। तो ओके, वो मैं कवर करवा दूँगी। लेकिन यहाँ पे आज जो हम करते हैं वो नेशनलिज्म का एक बेस है, वो करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक होगा। ओके, या आप कह सकते हैं द स्ट्रगल बिगिनस, जहाँ से आपका स्ट्रगल पार्ट शुरू होता है, या हम कहें बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी कि आपकी जो राष्ट्रवाद की एक शुरुआत होती है, जहाँ से आपका एक्चुअल एक स्ट्रगल शुरू होता है और हम एक आज़ाद भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो वो यहीं से शुरुआत हुई थी। ओके, सबसे मेन जो हम जानते हैं वो यही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बननी शुरू हुई थी। ओके, तो यहाँ से हम जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो अब तक आपने जो पढ़ा, ठीक है, कि 1857 का क्या असर था, क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अब जब पूरी तरह से ब्रिटिश फैलने शुरू हो गए थे भारत में, तो उस टाइम अब जो इंटेलिजेंसिया थे, या हम कहें जो इंटेलेक्चुअल थे भारत के, उन्हें लगा कि सिर्फ विरोध करना काफ़ी नहीं है। अब एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना ज़रूरी है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम आईएएस बनते हैं। एक रीज़न हमारा सबसे मेन ये भी होता है कि हम उस सिस्टम का पार्ट बने, और जहाँ हमारे हाथ में है वो चेंजेस हम लेके आ सके। तो उन्होंने भी उस टाइम कि अगर हम किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए, उनकी
पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन जाए या हम एक पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन बना लें तो हमें एक हक रहेगा। पॉलिटिकल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वहाँ पे आप उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं या फिर आप उनके लाइक कि उनको सजेशन दे सकते हैं। टोटल ओवरऑल मिला के अगर हम कहें कि आप अगर कोई भी वो कुछ चेंजेस करने की, कुछ अप्लाई करने की या कोई भी नई इकोनॉमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, उससे रिलेटेड अगर वो कोई भी लॉ बिल पास करते हैं तो वहाँ पे हम इंडियंस को भी हक हो अपनी आवाज़ रखने का और हमारे साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बताने का। तो वहाँ पे भी तो कोई आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। ये तो नहीं कि सिर्फ सड़कों पे निकल जाओ और भाई नारे लगाते रहो और वो सुन लेंगे और वो एक दिन, एक्चुअली दिखता आसान है लेकिन ये स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। तो हर तरह से बहुत तरीके से कोशिश की गई है और तब आज हम आज आप जिस भारत में रहते हैं ये एक तरह से उसी का बेस है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी ये हम जानते हैं, लेकिन उसका बेस जो था वो यही था, इंडियन नेशनलिज्म। अब एक इसमें हम कुछ पार्ट पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम कहें इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल एसोसिएशंस बनी थी जो ब्रिटिश का पार्ट बनी एंड बाद में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी और एक हमारा जो एक इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही थी। ओके, नो डाउट कि जो स्ट्रगलर्स थे या हम कहें एक्सट्रीमिस्ट थे या जिन्होंने फोर्सफुली भी कोशिश की वो भी सक्सेसफुल हुए, उनकी वजह से भी आज हम आज़ाद हैं। तो वो सभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक बेस बनाने की जो कोशिश है वो आपको समझना है। कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी ज़रूरी समझी गई। एक एसोसिएशन, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है इम्पोर्टेंट उस टाइम पे मानी गई। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे एंड उसके बाद एसोसिएशंस बनी। कुछ एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं लाइक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। फिर कुछ प्री कैंपेन्स हुए थे, यानी एसोसिएशन बन गई आपकी, लेकिन ये एसोसिएशन छोटी छोटी थी, इनसे लगा नहीं कि कोई बड़े लेवल पे चेंज लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या था कि एक बड़े एसोसिएशन की ज़रूरत थी, तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। उसके वो तो काम कर ही रही थी, साइड बाय साइड उसके भी अलग एसोसिएशन थी, वो भी काम कर रही थी। क्लियर, ना कि सिर्फ इंडिया में, इवन बाहर भी। ओके, तो वो सब चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर एसोसिएशंस पढ़ेंगे, फिर प्री कैंपेन हुए थे कांग्रेस के वो जानते हैं, एंड देन फाइनली कांग्रेस फॉर्म्ड हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड देन वहाँ से जो हमारी एक स्टार्टिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले, चाहे आप प्रीलिम्स दें चाहे आप मेंस एग्ज़ाम दें, आपके पास फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा होगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस बेस्ड। लेकिन अब जब एक बेस बना के चलते हो, आप एक लिंक, एक क्रोनोलॉजी जब पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। ओके, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी, अब आप अच्छा कुछ एक्ट हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में, या ठीक है वैसे भी पॉलिटी में पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो। तो अब एक्ट जब डायरेक्ट हमारे सामने आते हैं ना, हमें याद करने मुश्किल हो जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। तो यहाँ से जब आप इन्हें लिंक करेंगे ना पॉइंट्स को, तब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चार्टर एक्ट आएगा बीच में, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे। तो वो चीज़ें आपको ना, एक पॉलिटी का भी आपका एक बेस बनता है, यहाँ से चला जाता है अगर आप स्टार्टिंग से उन चीज़ों को समझते हैं तो ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे ओके जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन एसोसिएशन के, इन नेशनलिज्म के। तो फाइनली जब कॉलोनियल पॉलिसीज़ या ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने असर डालना शुरू कर दिया था, तो इसी के एक हम कहें रिएक्शन में ये नेशनलिस्ट पार्टीज़ बनी, नेशनलिज्म उभर के आया कि दैट्स इट, हम और बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं, हम और नहीं सहन कर सकते हैं। अब एटलीस्ट इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से हमें ये निकालना होगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन था उनकी कॉलोनियल, उनकी जो एक ऑप्रेसिव जो पॉलिसीज़ चल रही थी उनके अगेंस्ट था। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले पढ़े तो कुछ जो रीज़न्स थे सबसे मेन,
अगर देखी जाए तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ तो थी ही, साथ में सेल्फ डिटर्मिनेशन था। उसके साथ ही रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, तो उसका भी असर पड़ा एंड उसके चलते कि हमें भी लड़ने का एक हक है एंड अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का हक है। तो रशियन रेवोल्यूशन ओके, रशियन रेवोल्यूशन। सेकेंड अगर हम बात करें तो इंडियन रिनाइसेंस। यानी कि इंडिया में पुनर्जागरण होना शुरू हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने इससे पहले भी पढ़ी है, रिफॉर्म मूवमेंट्स आने शुरू हो गए थे। ओके, एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव तरीके से खुद को एक अपना इंस्टीट्यूशन बनाने की लोगों के अंदर आने लगी थी। तो वहीं से एक तरह से पुनर्जागरण कि भाई हम एक जो इनकी पॉलिसीज़ है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी ग्रोथ हमारे इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, तो एक तरह से उनमें ये भावना आनी शुरू हो गई थी। क्लियर। और अगर हम इसमें बात करें तो एक ब्रिटिश जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी, एक जो उनकी साम्राज्यवाद, साम्राज्य फैलाने की जो पॉलिसीज़ थी, वो भी एक उसके भी अगेंस्ट था, एक रिएक्शन अगेंस्ट ओके। तो ये मेन कुछ फैक्टर्स थे। ओके, इसके अलावा भी अब हम कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ते हैं तो वो चीज़ करते हैं, वो भी एक तरह से फैक्टर्स का ही पार्ट है एंड उन फैक्टर्स से प्रभावित हो के कैसे एसोसिएशंस बननी शुरू होती है वो चीज़ पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में ज़्यादा फास्ट नहीं करवा रही हूँ, मैं करवाती आई हूँ पिछले लेक्चर्स में कि बस जल्दी से कवर करवाना है, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा जब बेस पता चल जाएगा तब हम आगे आसानी से बहुत जल्दी बढ़ पाएंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियल एंड इंडियन इंटरेस्ट। ओके, मीन्स कॉलोनियल जो इंटरेस्ट था और एक इंडियन इंटरेस्ट था उसको समझना ज़रूरी है। यानी हमारा हम जो चाहते थे उससे जो उनका इंटरेस्ट था वो बिल्कुल अलग था। यानी कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड जा रहे थे, हमारी किसी भी तरीके से हमें ये नहीं था कि हमें सुना जा रहा है, या ओवरऑल जो जितने भी सेक्शंस हैं उन सब की प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, नहीं था ऐसा कुछ भी। ओके, यानी कि किसी को भी किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। बहुत ही था ही नहीं कि इंडियंस की किसी भी तरीके से उन्हें कोई हम आगे बढ़ रहे हैं, तो टोटली एक बैकवर्डनेस यहाँ पे देखी जा रही थी। स्पेशली इकोनॉमिकली हमारी कंट्री काफ़ी पीछे जा रही थी, तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुई, ये भी एक मेन रीज़न माना गया है। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले कौन थे। एंशियंट की बात करें तो मौर्याज़, उसके बाद मुगल्स मिडिवल में बहुत बड़े एक हम कहें उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे राज किया, चाहे वो मौर्य हो चाहे वो मुगल्स हो। ओके, एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उससे भी बड़ी एक स्टेट बनाई। यानी कि इंडिया के अगर हम कहें नॉर्थ से लेके साउथ में केप कैमोरिन से, इंडिया के नॉर्थ यानी हिमालय से लेके केप कैमोरिन साउथ तक, और खैबर पास यानी कि ईस्ट से असम से लेके खैबर पास यानी वेस्ट तक उनका एक पूरी तरह से वो फैल चुके थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइड यानी हम कहें कि कोडिफाइड
एक लॉ अप्लाई करने की कोशिश की, एक यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई करने की कोशिश की, यानी कि पूरे भारत में सेम क्रिमिनल, चाहे वो उनकी जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, या फिर उनका एक क्रिमिनल लॉ हो, वो सारा कुछ उन्होंने सेम करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, ओके, एंड कल्चरल बेस्ड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जस्ट सपोज करो आपको एक जगह लॉ लगा दिया आपके, आई मीन कोई उन्होंने लॉ अप्लाई किया है, मान लो लैंड के ऊपर है या टैक्स का है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो एरिया है कि एक जगह जो क्रॉप होगी वो दूसरी जगह भी उतनी ही होगी, कि यहाँ वो जितना टैक्स पे कर रहे हैं वो दूसरी जगह भी उतना ही टैक्स पे कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेना, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैंड डाइवर्सिफिकेशन और कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें बहुत अलग थी, तो एक लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता था, तो उसे भी एक रीज़न यहाँ पे माना गया। तो आप इसे कह सकते हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। क्लियर? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक, राजनीति, ओके, आपकी शासन प्रक्रिया, या और हम कहें आर्थिक, जो थी उनकी एक ही उन्होंने लॉ बना दिया था इन तीनों के लेवल पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, एक डायमेंशन उनको मिली इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की, कि आप सेम लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड, अगर हम फैक्टर की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्टर्न एजुकेशन, ओके। वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, सी, इससे पहले भी हमने पढ़ा है और हमें भी पता है कि एजुकेशन एक तरह से हेल्पफुल रही है इंडियंस के लिए। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन आई तो एक मॉडर्न एक अप्रोच आया, जहाँ पे हमने सोशल लेवल्स के अगेंस्ट तो आवाज़ उठाई ही, और इसके थ्रू हमने ना सिर्फ कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरी स्टेट, एक हमारा कम्युनिकेशन, हम कहें इंग्लिश, अगर आज भी हम बात करें तो इंग्लिश एक बेटर कम्युनिकेशन है अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हैं। तो उस टाइम पे भी इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि थी तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए थी, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो ये एजुकेशन लेके आए थे, अपनी ही एक एक प्रभु सत्ता दिखाने के लिए, या अपनी ही हम कहें कि पॉलिसी या जो उनका सिस्टम था उसे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये भारतीयों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही, और उस टाइम पे कुछ लिबरल वेस्टर्न, यानी हम कहें यूरोपियन लिबरल भी हुए, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। मिल हो गए, स्पेंसर एंड हम कहें पेने, शैली, तो कुछ ये लिबरल एंड रेडिकल उस टाइम के अप्रोच रखने वाले यूरोपियंस थे, जिन्होंने हेल्प की भारत की, एंड उन्हें एजुकेट किया, और एजुकेशन के ज़रिए बताया कि किस तरह से हम एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक या हम रेडिकल अप्रोच अपना के आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये भी एक हेल्पफुल हुई, ओके। तो और अनदर रीज़न क्या था, जब यहाँ पे एजुकेशन हुई तो लोग एजुकेट होते थे, एंड एजुकेशन के बाद वो बाहर जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, यानी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। एंड वहाँ पे जब वहाँ का इंस्टीट्यूशन देखते थे, या वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब उन्हें दिखाई देता था कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो भी इन्होंने एक एजुकेशन ने एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। क्लियर? तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ से उन्होंने सीखा, फिर वो इंडिया में आए, उन्होंने लीड किया, उन्होंने लीडरशिप दी, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई कि आप ऐसे काम करो। और जो बाहर पढ़े हुए थे उन्होंने वहाँ के लोगों से और वहाँ पे जो इंडियंस थे उनसे भी एक कांटेक्ट बनाया और आवाज़ उठाने के लिए कहा वहाँ पे, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गई या ब्रिटिश वहाँ पे जो उनके रूल थे या अथॉरिटी थी, कि वहाँ पे भी उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। बाद में आप पढ़ते हैं कि किस तरह से एसोसिएशन न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी उसका काफ़ी असर देखा गया था। तो एजुकेशन कम्युनिकेशन का तो एक मीडियम बनी ही सबके बीच में। दूसरा कि एक बेटर लीडरशिप के लिए भी अच्छी थी और बेटर इंस्टीट्यूशन के लिए भी इसने एक तरह से काफ़ी हेल्प की। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। ओके, यस, रोल ऑफ, अच्छा, इनमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, कोई ईयर नहीं है या कोई इम्पोर्टेंट
अगर होगा मैं आपको लिखवा दूंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझने के लिए है। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। ओके, अनदर जो मीडियम था और अनदर एक तरीका कहे या हम फैक्टर्स कहे जिसके ज़रिए आवाज़ उठाई गई। ओके, ये सारा एक तरह से उन्होंने जो तरीके अपनाए हैं वो सभी है। तो रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर की बात करें तो न्यूज़पेपर पब्लिश करना एंड प्रेस के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, यानी उन्हें जर्नल्स बनाए, उन्होंने पैम्पलेट्स उन्होंने बांटे। ओके, एक हम कहें कि मैगज़ीन्स, आपका जो जर्नल पार्टी आ गया, मैगज़ीन्स हो गई। तो उस टाइम पे उन्होंने उसके ज़रिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि कैसे आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, कैसे आप जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं या ब्रिटिशर्स आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक होने की, इकट्ठा होने की, अवेयर होने के लिए उन्होंने इनके ज़रिए शुरुआत की। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया, वो लगाना शुरू कर दिया था। उसके बारे में हम पढ़ते आगे, लेकिन यहाँ पे आप मेन चीज़ जानिए कि इसका अगर हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इसमें पढ़े तो बहुत सारे इंग्लिश एंड वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स यहाँ पे निकाले गए थे, लेकिन उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई थी और एक एक्ट उन्होंने पास कर दिया था। अगर हम बात करें 1877 की, 1877 में 169 न्यूज़पेपर जो थे एक तरह से वो प्रिंट किए गए थे या हम कहीं पब्लिश किए गए थे उस टाइम पे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। एंड ये बाद में 1 लाख तक इन्हें फैला दिया गया था, यानी कि इनकी जो हम कहीं नंबर्स थे वो 1 लाख तक पहुंच गए थे। ओके, तो एकदम से एक हेल्प की थी काफ़ी लोगों तक पहुंचने में। तो प्रेस एंड लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे। तब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो आवाज़ उठाई गई थी वो यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, सिविल राइट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ओके, एंड हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो इसके ज़रिए उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे इसे पूरी तरह से रोकने की उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, इसे दबाने की कोशिश की। एंड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने पास किया ताकि इस चीज़ को आगे ना बढ़ाया जा सके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं री डिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। यहाँ तक आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट में अगर हम थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ग्रेट हिस्टोरियंस हुए, जैसे मैक्स म्यूलर हो गए एंड मॉर्नियर विलियम्स हो गए। अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो R.G. भंडारकर और R.L. मित्रा, साथ में स्वामी विवेकानंद जी का एक इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को या हम कहें उस टाइम पे इंडियंस को भी और यूरोपियंस को भी ये समझाने की कोशिश की कि हम सेम ग्रुप से हैं, इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है और वहीं से यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ इवॉल्व हुई है। तो एक तरह से हम सेम हैं और हम आपस में एक रिलेटेड है। तो आप कैसे कर सकते हैं आप इंडियंस के साथ ऐसे, जब हम सेम ग्रुप से हैं, सेम एथनिक ग्रुप से हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक एजुकेशन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आया। एंड उन्होंने एक जो ब्रिटिशर्स या हम कहें कि पहले से ब्रिटिशर्स से पहले से उन्हें एक आदत पड़ी हुई थी कि कोई ना कोई उन पे रूल करेगा, कोई ना कोई हम पे राज करता है, भाई ये भी करेंगी। तो ऐसा उनके दिमाग से निकला कि नहीं, हम सिर्फ गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। क्लियर। तो पहले मुगल्स हो गए, ओके, और उसके बाद ब्रिटिशर्स हो गए, और उससे भी पहले काफ़ी टाइम तक ये चलता आ रहा था। तो लेकिन अब इसे रोकने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उन्हें एक सेल्फ एजुकेट वो हुए और इसने भी एक हेल्प किया। जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो रीडिस्कवरी ऑफ हम कह सकते हैं पास्ट इंडिया, आप इसे नाम दे सकते हैं। क्लियर। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अब ये पॉइंट लिखो या ना लिखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके लिख देते हैं रीडिस्कवरी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स।
ओके, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया। आपको पता है सोशल इविल्स के अगेंस्ट कितनी आवाज़ें उठी, तो उससे क्या हुआ, लोग एकजुट हुए, उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर एसोसिएशंस बनाई और आवाज़ उठानी शुरू की। तो पहले वो बिखरे हुए थे, लेकिन जब कुछ उनके दिमाग से कुछ भ्रम जो था वो निकाला गया एंड उसके बाद उन्हें बताया गया कि ये चीज़ आपको बैकवर्ड या आपके इंडिया को के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उसके बाद उन्हें वो चीज़ एक हम कहें कि खुद को एजुकेट उन्होंने महसूस किया एंड उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन दी वर्ल्ड। ओके, साइड बाय साइड कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे बाहर में, जैसे स्पेनिश जो थे उनका एक तरह से एंड बहुत बुरा टाइम चल रहा था उनका, वहीं पोर्तुगीज़ का भी, और तो वहाँ पे जो एक कुछ कंट्रीज़ थी उनका उनके साथ उनके हम कहें जो वहाँ पे ऑलरेडी जो ऑप्रेस करते आ रहे थे उनकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा भारत के ऊपर, और यहाँ पे एक पुनर्जागरण जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। अगर हम स्पेनिश की बात करें या हम आयरलैंड की बात करें या साउथ अमेरिका, तो एक नेशनल लिबरल मूवमेंट चल रहे थे, जैसे ग्रीस हो गया, इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, तो बाहर कई सारे मूवमेंट चल रहे थे, तो वो भी एक रीज़न माना गया है। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स आप इसे नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ ये इम्पोर्टेंट है, पॉलिसीज़ एंड रेशियल जो रिएक्शन थे किसके, ब्रिटिशर्स के, वहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट नाम आता है आपका ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस। उसकी एज, मैक्सिमम एज जो लिमिट थी उन्होंने कम कर दी थी, और ये भी एक अनदर रीज़न माना जा रहा था। तो हमें परेशान करने के लिए या हम एक इसका पार्ट ना बन सके और आवाज़ ना उठा पाए, हम ज़्यादा लिबरल ना हो पाए, रेडिकल ना हो पाए एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना उठे, इसलिए उन्होंने पॉलिसीज़ लगानी शुरू कर दी थी जहाँ से हमें रोका जा सके। तो रिएक्शनरी एंड एरोगेंस पॉलिसीज़ आप इसे नाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे मेन एक आता है, दो नाम आते हैं, एक आता है लिटन और एक आता है रिपन। ओके, पढ़ते हैं हम आगे, लेकिन लिटन जो था वो अच्छा नहीं था, उसे अच्छा नहीं माना गया भारत के लिए, एंड रिपन जो था वो अच्छा था, एक हम कहें रेडिकल थॉट वाला इंसान था, एंड एक था ब्रॉड थिंकिंग थी उसकी, एंड इंडियंस को एक पार्ट बनाने की कोशिश की थी जुडिशरी का, एंड एक इक्वल राइट्स या सिविल राइट्स हम कहीं देने की कोशिश की थी। तो रिपन को बेटर माना गया है। लिटन्स की अगर बात करें तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो जो मैक्सिमम लिमिट थी, एज लिमिट थी, उसे कम कर दिया। ऑलरेडी वो 21 थी और उसे 19 कर दिया गया। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की जो मैक्सिमम एज थी रिड्यूस कर दी गई। रिड्यूस्ड मैक्सिमम एज कितनी, 21 से कर दी 19 साल। क्लियर। 1876 में की थी ये, 1876 में। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आपका कुछ छूटता है तो ये जस्ट अ बेस है आपका, यहाँ पे आप हर चीज़ क्लियरली पढ़ते हैं आगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप मिस होगा, और बहुत ही अगर लगे भी आपको मिस हो गया है तो आपको सी हर चीज़ पे आप फोकस नहीं रह सकते हैं, और आपको रहना भी नहीं है, क्योंकि आपकी मेन चीज़ें नहीं स्किप होनी चाहिए। सबसे मेन जो चीज़ आपकी यानी मेन आपको पता होना चाहिए क्लियरली। ओके, तो यहाँ पे 1876 में ओके दूसरा अब आता है 1877 में उन्होंने ग्रेट दरबार रखा दिल्ली में, ड्यू टू इवन एक फैमाइन फैला हुआ था इंडिया में, और उसके बावजूद उन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार आयोजित किया था। नाइन 1877 में, तो ये भी एक अनदर रीज़न था। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। 76, 77 अब यहाँ पे आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आर्म्स एक्ट भी था,
एंड हाँ सब कुछ है, लेकिन आप एकदम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्लोली चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप ये चीज़ें समझिए, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट कुछ भी स्किप नहीं होगा आपका। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, ओके यस। तो ये भी एक रीज़न हुआ। उसके बाद इल्बर्ट बिल पढ़ेंगे, वो भी इल्बर्ट बिल भी एक रीज़न था। तो ये उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, एक ये भी रीज़न बनी नेशनलिज्म का, ओके, राष्ट्रीय स्ट्रगल का, कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए जो चल रहा है। यहाँ से एक रिएक्शन आना शुरू हो गया था कि बस दैट्स ओवर एंड अब नहीं। और उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी। एंड यहाँ पे अच्छा, इसके बाद अब ये जो था ये किसने अप्लाई किया था? लिटन ने, ओके, ब्रिटिशर्स जो था एक लिटन। एंड उसके बाद जो हम नाम पढ़ते हैं रिपन, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो रिपन की अगर हम बात करें तो उसके हाथ में था अमेंडमेंट, एक उसे अमेंड करना था, यानी कि एक जुडिशियल, एक हम कहे कि एक बिल कहे या हम कहे लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे उसे एक अमेंडमेंट ही करनी थी, या उसे कुछ चीज़ें जो थी वो ऐड करनी थी, या वहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी थी। तो उसमें उसने क्या किया कि इंडियंस को इक्वल एक हम कहे जुडिशियल पार्ट में या एग्जीक्यूटिव में, या जो सिविल राइट्स जो थे जो ब्रिटिशर्स को थे मिले हुए थे वो, कि भाई इंडियंस को भी मिलने चाहिए, ये एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिपन ने एक इस पॉलिसीज़ को अपनाया था एंड एक तरह से यहाँ से भी लोगों को एक मोटिवेशन मिली थी, एक हेल्प मिली थी। लेकिन फाइनली उन्हें ये चीज़ एहसास हो गया था कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए ही है और हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं है। तो हमारे लिए यहाँ पे अगर कुछ भी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, ओके, ब्रिटिश अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या इकोनॉमिकली लेवल पे भी कुछ करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ है सब कुछ ब्रिटिशर्स के लिए है, चाहे कोई पॉलिसीज़ हो, चाहे कोई भी कुछ भी चीज़ वो लेके आते हो तो सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि कुछ एसोसिएशन बननी शुरू हो गई थी, ओके, पॉलिटिकल एसोसिएशन यहाँ पे बनी थी। वो कौन कौन सी थी? इम्पोर्टेंट है ये, आपकी एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वही कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उससे पहले कुछ एसोसिएशन जो बनी थी वो ये वाली एसोसिएशन थी, एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट्स कांग्रेस, यस। सो तो यहाँ पे आपकी बनी बंगाल में। बंगाल देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आपके मूवमेंट्स का, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा प्रोविंस तो था ही जिसे बाद में ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था। एंड एक था, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके मूवमेंट शुरू हुए वो बंगाल से शुरू हुए हैं, या फिर बॉम्बे से, जो उनकी मेन हम कहें कि इनकी जो एक मेन कैपिटल या एक ट्रेड जो सेंटर था वहीं से ज़्यादातर मूवमेंट शुरू हुए हैं। एंड ज़्यादातर जो आपके नेशनल हीरोज़ हैं वो भी यहीं से हैं, ओके, बंगाल से तो बहुत है। तो एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी थी। अब ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ये ज़्यादातर रिच थे यहाँ पे, ओके, रिच तो थे ही, साथ ही एरिस्टोक्रेटिक, इनका इंटरेस्ट जो था वो एरिस्टोक्रेटिक टाइप था एंड काफ़ी रिच थे। और जो हम कहे प्रोफेशनल टाइप थे, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इसके अलावा अगर हम बात करें हाँ जर्नलिस्ट हो गए। तो इस तरह के जो लोग थे वो इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उन्होंने बनाई थी। एंड
तो यहाँ पे उनकी कुछ डिमांड थी, उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी थी। जैसे एसोसिएशन उन्होंने बनाई, उन्होंने डिमांड रखी सबसे पहले कि भाई हमें एग्जीक्यूटिव पार्ट बनाइए, अब हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाइए, ओके, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें भी ऐड कीजिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम कहें कि उन्होंने जो उम्मीद, सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके, ये मेन पार्ट होना चाहिए। मेंबर वाला हम करते हैं जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट में 6 मेंबर ऐड कर दिए गए थे इसी एसोसिएशन के, इन्हीं एसोसिएशन के चलते। लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी उसके बारे में बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एजुकेशन, ओके, प्रोग्रेस इन एजुकेशन, या फिर हम कहें स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इन एसोसिएशन का, या सो दीज वर द मेन जो उनके ऑब्जेक्टिव थे। बाद में एलोबोरेट करते हैं हम इसे कि ये मेनली क्या थे, ओके, पर मेनली अगर आप देखें तो यही थे। और सबसे मेन था कि भाई हमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पार्ट बना दीजिए, यानी कि हमें भी मेंबर बनाइए ताकि हमें भी एक हक हो। जब आप बजट पास करते हैं या आप कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हम भी आवाज़ उठाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज़ बनाइए एंड जितनी भी मॉडिफिकेशन आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए। तो हमें एक तरह से इंडियन को पार्ट बनाइए अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन का पार्ट बनाइए, हमारे मेंबर्स को ऐड कीजिए ताकि हमें वोटिंग करने का हक हो, हमें आवाज़ उठाने का हक हो, हमें भी सजेशंस, लोगों के इंटरेस्ट किस चीज़ में है या उनके बिहाफ पे हमें भी एक वोटिंग करने का या सजेशन देने का अधिकार हो, ओके। तो ओके, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में। ओके, तो बंगाल में थी द बंग भाषा, बंग भाषा, यस, बंग भाषा प्रकाशिका। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लेना, बंग भाषिका, भाषा, प्रकाशिका। ये किसने बनाई थी? जो राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स थे उन्होंने बनाई थी। जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जितने इनकी टैक्स थी या एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज़ थी, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए उन्होंने कहा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने के लिए उन्होंने कहा था, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, टैक्सेशन के सिस्टम एंड जो भी एक हमें हर्ट कर रही थी इंडियंस को, उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे उन्होंने बंगाल में बंग भाषिका प्रतिका जो प्रकाशिका सभा थी वो आयोजित की थी 1836 में, सभा 1836 में, ओके, बंग भाषिका प्रकाशिका सभा 1836 बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एसोसिएट्स कह सकते हैं आप, फॉलोवर्स कह सकते हो ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ट्रिपल आर लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय लिख लीजिए आप, ओके। उसके बाद ज़मींदारी एसोसिएशन काफ़ी उस टाइम पे रही एंड पॉपुलर रही, एंड उसे बाद में लैंडलॉर्ड सोसाइटी के नाम से जाना गया था, ज़मींदारी एसोसिएशन। बंगाल का ही पार्ट है। तो
एक तो आपकी ये हो गई, सेकंड है ज़मींदारी एसोसिएशन जिसे लैंडलॉर्ड सोसाइटी के नाम से जाना गया। अच्छा, ये मेनली थी लैंडलॉर्ड के सेफगार्ड के लिए, ओके, तो उनके लिए ही थे मेनली ये। एंड इसमें सबसे मेन चीज़ अगर हम कहें तो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए थी, यानी कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस है या ज़मीनों से रिलेटेड जो भी उन्हें प्रॉब्लम है या वो सफ़र कर रहे हैं, उसको उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया गया कि इनका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है और ब्रिटिशर्स तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ओके, तो ये एसोसिएशन उसी के लिए थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो थर्ड जो थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में थी। यस, 1843 में। एंड यहाँ बाद में क्या कर दिया गया था, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था। जो लैंडलॉर्ड सोसाइटी थी और आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इनको मर्ज कर दिया गया था। एंड इनमें इन्होंने कुछ अपने हम कहे डिमांड रखी थी, और वो डिमांड कौन कौन सी थी। सबसे मेन थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर। तो कुछ डिमांड इसके तहत रखी गई। पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी बंगाल में मेनली जो तीन थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, ज़मींदार एसोसिएशन सोसाइटी, लैंडलॉर्ड सोसाइटी, एंड देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। क्लियर? यस। तो ये आपकी तीन मेन थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव बाद में इन दोनों को जो मेन थी उनको मर्ज कर दिया गया। एंड इनका कुछ इन्होंने डिमांड रखी थी, वो क्या थी? तो सबसे पहले थी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम दी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम दी जुडिशरी। नेक्स्ट थी एस्टैब्लिशमेंट सेपरेट लेजिस्लेचर। ओके, अब उन्होंने जो सैलरीज थी हायर ऑफिसर्स की, उनकी रिडक्शन की मांग की। ओके, रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर। यहाँ पे कुछ उन्होंने लॉ लगाए हुए थे, ड्यूटीज़ लगाई हुई थी, अब उनको उन्होंने हटाने के लिए कहा। एबोलिशन ऑन सॉल्ट। ओके, जो ड्यूटीज़ उन्होंने लगाई हुई थी, सॉल्ट ड्यूटी हो गई, अबकरी हो गई या स्टैंप ड्यूटीज़ हो गई, उनका एबोलिशन की उन्होंने मांग की। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अबकरी एंड स्टैंप ड्यूटीज़। तो ये एक तरह से प्रेशर ही थी इंडियंस पे। तो ये चीज़ उन्होंने हटाने के लिए कि इन्हें हटा दीजिए, एक तरह से ड्यूटीज़ थी इन्हें कि आप हटा दीजिए। ओके, तो हाँ, इसके चलते जो आपका चार्टर एक्ट जो पास हुआ था 1853 में, ओके, तो पार्शली कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी, 6 मेंबर उसमें ऐड किए गए थे। चार्टर एक्ट था 1836 का। पढ़ते हम आगे, बाद में सारे एक्ट पढ़ते हैं, ओके, स्किप नहीं करेंगे। 1836 में, एंड उसमें जो 6 मेंबर थे वो ऐड किए गए थे। बाद में जब काउंसिल एक्ट था तो उनकी जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी एंड उसकी स्थापना हो रही थी। और उस टाइम पे जब उन्होंने फिर से इस चीज़ की मांग की थी, सेम उनकी भी डिमांड थी, उन्होंने जब मांग की तो उन्होंने फिर बाद में इनकी संख्या जो है बढ़ा दी थी, 6 से 10, 10 से फिर 15 कर दी थी। ओके,
ये तो आपका बंगाल का था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओके, बंगाल का ही पार्ट है अभी भी। ओके, दैट्स नॉट डिफरेंट। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, 3 और रहती है आपकी। द इंडियन, अच्छा जो अभी हमने पढ़ी है वो अगर आप देखें तो आपकी जो बंग भाषिका, उसके बाद जो लैंडलॉर्ड थी, उसी से ही रिलेटेड थी वो आपस में, वो तीनों ही आपस में रिलेटेड थी। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं जो बंगाल का। नेक्स्ट एसोसिएशन थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल के अंडर ही द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सी जो उन्होंने डिमांड की ना फर्स्ट में, सबसे मेन वही डिमांड थी। टोटल ओवरऑल देखी जाए कि हमें पॉलिटिकल पार्ट बना लो, एक हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाओ, ताकि हमें भी एक हक मिले आवाज़ उठाने का। एंड नेक्स्ट जो थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? 1866 में दादा भाई नौरोजी। क्लियर? तो उन्होंने इसे फाउंड किया था। यहाँ पे अब जो मेन था, इसके उन्होंने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे एंड इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी फैल गया था बाद में। लेकिन उन्होंने लंदन में, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक तरह से इस एसोसिएशन का वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया था। एंड उसके बाद वहीं से उन्होंने शुरुआत करके उसके बाद इसे बाकी जगह यानी इंडियन सिटीज़ में लेके आए थे, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो फैल गई थी। क्लियर? नेक्स्ट इंडियन लीग। आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं बंगाल में, ये सेकंड, ये थर्ड, और उनको तीनों को आप एक साथ रखिए। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है द इंडियन लीग। ओके, द इंडियन लीग। इंडियन लीग में आपका मेनली क्या था? 1875 में बाय शिशिर कुमार घोष। ओके, बाय शिशिर कुमार घोष, 1875। ओके, तो इसका भी मेन जो ऑब्जेक्टिव था वही था, साथ ही जो लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, उन्हें उनके राइट्स समझाना, एक पॉलिटिक्स क्या होती है या पॉलिटिकली वो कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए एजुकेट करने के लिए ये बनाई गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ओके, ये बाद में मर्ज कर दी गई थी आईएनसी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी इसे जानते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ओके, बाद में एक तरह से कांग्रेस में ही एक मर्ज हो गई थी ये एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन। ओके, एक तरह से इंडियन लीग बन गई थी ये, एंड इसे फाउंड किया गया था 1876 में। ओके, इंडियन लीग के नाम से भी हम इसे जानते हैं, 1876 में फाउंड किया गया था। यंग जो एक हम कहीं रिवॉल्यूशनरी थे या नेशनलिस्ट थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम यहाँ पे आता है। ओके, उन्होंने ये फाउंड की थी। ओके, बंगाल में। अच्छा, इनके साथ एक और नाम आता है आनंद मोहन बोस। ओके, आनंद मोहन बोस। अच्छा, इनमें सबसे मेन क्वेश्चन इन्होंने उठाया था आईसीएस का, जो उन्होंने एज रिडक्शन की थी कि उसे आप हटा लीजिए। ओके, तो ये यूथ के लिए अच्छा नहीं है, यूथ कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे
वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकेंगे। तो ICS की जो एज रिडक्शन थी वो मेनली इसमें वो जो मुद्दा था वो उठाया गया था। क्लियर? तो इसके सेशन भी हुए थे। ओके, एक कॉन्फ्रेंस जो इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो थी दिसंबर 28 से 30 1883 में, इसलिए इसका नाम कैलकाटा। ओके, इसकी एक लोकेशन वाइज भी अगर हम देखें तो 18 से 30 दिसंबर को 1883 में एक फर्स्ट इसकी एक बैठक हम कहें या कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एंड एक बाद में इसे मर्ज कर दिया गया था 1886 में, किस में? नेशनल कांग्रेस में। 1883 में इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी। 1886 में इसे मर्ज कर दिया गया था नेशनल कांग्रेस में। क्लियर? ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में फाउंड की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा गया, या हम कहे इंडियन लीग के नाम से भी इसे जाना गया। एंड इसमें ICS जो था मेन क्वेश्चन था, एंड बाद में इसे मर्ज कर दिया गया था किसमें? INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। क्लियर? तो यहाँ तक आपकी जो थी वो बंगाल थी। अब थोड़ी सी है, बॉम्बे की 2 है और एक मद्रास की पढ़ते हैं, एंड देन प्री कैंपियन हुए थे वो करते हैं। ओके, मैंने सोचा था कि मैं इसमें बाकी लेक्चर भी ऐड कर दूँगी, पर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। सो सिर्फ आप इस चीज़ को कवर कीजिए आज। ओके, बॉम्बे एसोसिएशन में आपकी सबसे मेन 2 है, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सबसे पहले बॉम्बे ओके, दूसरी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके नाम से आप याद रखना। ये जो सभा थी 1876 में बाय महादेव गोविंद रानाडे, 1867 में ओके, बाय गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ओके, और भी थे इसके पार्ट। मेन वही था कि गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में एक ब्रिज कैसे बनाया जाए ताकि हम भी उस लेवल पे पहुंच सके और अपने इंडिया के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सकें। ओके, एक ब्रिज का काम किया था, गवर्नमेंट एंड पीपल दोनों के लिए इसे बनाया गया था। सेकेंड अगर हम बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये आपकी थी 1885 में। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग जो थे इसके मेन थे। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए भी है क्योंकि आगे आप पढ़ते हैं इन नामों के बारे में। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग जो थे, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसीज का पार्ट थे 1885 में, पूना सार्वजनिक सभा 1867 बाय महादेव गोविंद रानाडे। ओके, ये थी आपकी बॉम्बे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्रास की। एक ही थी, वो थी मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास महाजन सभा 1884। क्लियर? ओके, अच्छा, इसमें नाम जो आते हैं 2 आते हैं, एक तो P आनंद, 3 नाम आते हैं, B सुब्रमण्यर अय्यर, B अय्यर के नाम से आप इसे जान सकते हैं, सुब्रमण्यर अय्यर।
ओके, बी अय्यर लिखिए आप, अय्यर के नाम से याद रखें, बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड ओके, पी आनंद। अच्छा, मेन एक और है, एम वीराराघवचारी। आई होप कि ये नाम जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन इसकी हो। ये है एम वीराराघवचारी, यस, वीराराघवचारी। ओके, एम वीराराघवचारी, बी अय्यर एंड पी आनंद, ये जो थे मेन थे इसमें। और ये मद्रास महाजन वही थी, और इसका एम भी, ऑब्जेक्टिव भी वही था, एक एसोसिएशन टाइप, यानी गवर्नमेंट एंड पीपल एंड ओके, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कैसे बनाया जाए। ओके, इसके बाद आपकी एक यहाँ तक आप पढ़ते हैं एक बेस आपका नेशनलिज्म का। अब आपकी जो कांग्रेस बनती है, उस कांग्रेस के बनने से पहले जो प्री कांग्रेस कैंपियन हुए थे, इन एसोसिएशन के बाद कुछ प्री कांग्रेस एसोसिएशन कैंपियंस हुए थे, उनमें, उन कैंपियंस में क्या आवाज़ क्या उठाई गई थी, क्या डिमांड रखी गई थी, जस्ट 5 मिनट के अंदर वो चीज़ कवर कर लेते हैं। प्री कांग्रेस कैंपियन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मेन था अगेंस्ट लिटन, लिटन के अगेंस्ट तो आवाज़ उठाई गई थी, साथ में इम्पोजिशन जो इम्पोर्ट ड्यूटी एक लगाई गई थी कॉटन्स पे। ओके, इसके जो कैंपियंस थे वो किसके अगेंस्ट थे, एक इम्पोजिशन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। ओके, सेकेंड था लिटन की पॉलिसीज़ तो थी, उसके अलावा एक अफ़गान, लिटन्स अफ़गान एडवेंचर, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, लिटन की जो अफ़गान पॉलिसी चल रही थी, और वैसे भी इंडिया में भी उसकी कुछ पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट। एंड अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, अगली उनका क्या था, इंडियनाइजेशन। यानी जितनी आप गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको इंडियनाइजेशन, यानी इंडियंस एक फॉर्म दीजिए, ना कि ब्रिटिश। ओके, सारी की सारी थी वो कॉलोनियल थी, ब्रिटिशर्स थी, लेकिन आप उन्हें एक इंडियन जो है गवर्नमेंट सर्विस बना दीजिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो अगेंस्ट आर्म्स एक्ट और वर्नैकुलर जो प्रेस एक्ट था उसके अगेंस्ट भी इंडियन आर्म एक्ट। ओके, ये था आपका 78 में, दोनों ही आपके 78 में थे, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 78। ओके, तो इनके लिए कैंपेन किया गया था। ओके, हाँ, एंड नेक्स्ट था आपका प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। प्लांटेशन जो लेबर्स थे या हम कहें लैंड से रिलेटेड थी ये, एंड एमिग्रेशन एक्ट से, लैंड एंड एमिग्रेशन एक्ट। ओके, इल्बर्ट बिल को सपोर्ट करने के लिए था, और साथ ही ऑल इंडिया फंड हो पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिए। नेक्स्ट नाम पढ़ते हैं आप, इल्बर्ट बिल, कहाँ पे लिखूँ मैं, इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट आपका इल्बर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो फंड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशन की, उन्हें पॉलिटिकल एसोसिएशन करने के लिए उन्हें एक हम कहें कि अपनी एसोसिएशन के लिए भी उन्हें जो खर्च चाहिए उसे एक पॉलिटिकल फंड, उन्होंने कहा फंड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो ये मेन थे, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कैंपेन किए थे। ठीक है, प्रो इंडियन पार्टी के कैंपेन उन्होंने लंदन में, ब्रिटेन में किए। इसके अलावा भी ये आप याद रखिए, इनमें इंपॉर्टेंट है, जैसे लिप्टन का हो गया, ओके, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया कॉटन का, ये था आपका 1875 पे, 1875। ये 78 से 79 था, 78 से 79।
जो आपका इंडियनाइजेशन गवर्नमेंट सर्विस का था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियन आर्म्स एक्ट हो गया 1878। ओके, एंड नेक्स्ट था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, लैंड एंड एमिग्रेशन एक्ट था, एंड उसके अलावा फ़ंड की उन्होंने डिमांड की, इल्बर्ट बिल। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन में जो थी हम कहें कि वोट के लिए प्री इंडियन जो एक कैंपेन टाइप किया था उन्होंने पार्टीज़ बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट था ICS, यानी फिर से सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो सिविल सर्विस की जो एज थी उन्होंने रिड्यूस की थी, उसके लिए वो मेन एक क्वेश्चन उठाया गया था, उसके लिए स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इस मुद्दे को उठाने के लिए। ओके, तो इसे एक इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन का नाम दिया गया। उन्होंने ICS के लिए जो एजिटेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसे इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन का नाम दिया गया। ओके, या दैट्स इट, ताकि जो एज है उसकी बढ़ाई जा सके और इंडियंस भी उसका पार्ट बन सके। ओके, तो यहाँ तक हम जो पढ़ते हैं, आप लिख देती हूँ मैं आपको। इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन। तो सिविल सर्विस उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट था, और आज भी आप सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपका था मेनली नेशनलिज्म का एक बेस आप कह सकते हैं। प्री जो एसोसिएशन जो नेशनल कांग्रेस बनने से पहले जो बनी थी, ये कुछ एसोसिएशन थी, आपको पता होनी ज़रूरी थी। ओके, एंड इसके बाद हम जो करते हैं, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए, उनके कुछ सेशंस थे उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद जो कुछ लीडर्स हो गए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो होगा ही, सॉरी, एंड उसके बाद स्वदेशी, बायकॉट, सूरत स्प्लिट, एंड आगे आपका ओके होम रूल लीग वगैरह है वो हम करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, प्लीज़ रिवाइज इट एंड थैंक यू सो मच।